हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा टॉपिक कराने वाला हूँ जो कि बड़ा आसान होता है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट वाला आपका ये टॉपिक देखने को मिलता है। आज के टॉपिक के माध्यम से आप लोग अपने 30 नंबर पक्के कर सकते हो, जो कि बहुत आसान होते हैं। बट स्टूडेंट इसके अंदर कुछ गलती करते हैं, उन गलतियों से आपको बचना होता है और किस प्रकार से आपको टॉपिक करना होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब से पेपर आपका सीटेट का दोबारा से ऑफलाइन हो गया है, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो रहती थी ऑनलाइन पेपर के अंदर, वो यहाँ पर बच्चों को नहीं होती। मेरे सामने पेपर दिया हुआ है, जो ये आपका 20 अगस्त को एग्जाम हुआ था। तो इसके अंदर सबसे बढ़िया ये चीज रहती है, जो मैं आज आपकी वीडियो के अंदर आपको गद्यांश और काव्यांश बताऊंगा, जो दो पैराग्राफ आपके देखने को मिलते हैं। तो भाई आप लोग क्या काम करिए, जैसे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है, पैराग्राफ पढ़िए, आंसर दीजिए। ऑनलाइन के अंदर इसके अंदर बड़ी झंझट होती थी, तो पैराग्राफ के मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका सीटेट का एग्जाम अब आपका 21 जनवरी को होगा, उसमें आपको काफी सहूलियत मिलने वाली है। दो दो पैराग्राफ आपकी लैंग्वेज के अंदर आते हैं, ठीक है। दो लैंग्वेज आप लेते हो तो टोटल 4 पैराग्राफ हो गए, जो टोटल मिलाकर आपके 30 नंबर के आपके बनते हैं, ठीक है। तो चलिए उन सभी के ऊपर भाई मैं एक एक करके आपसे शुरुआत कर लेता हूं, ठीक है जी। गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो बात कर लेते हैं आज आपके सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक की। अगर आपने ये भी अच्छे तरीके से कर लिया तो समझ लीजिए सीटेट का एग्जाम पास कराने में आपको पूरा रोल निभाता है, ठीक है। तो चलिए यहां पर शुरुआत कर लेते हैं। पेपर मेरे सामने ही है और जो आज की वीडियो के अंदर जो मैंने आपके दो पैराग्राफ लिए, ये इसी पेपर से लिए जो आपके 20 अगस्त वाले पेपर के अंदर आपके देखने को मिले थे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूं, पहले कुछ आपको बेसिक बातें बता देता हूं जो आपको जाननी जरूरी है, ताकि जो आपके सामने नंबर दिख रहा है, जो आपके सामने नंबर दिख रहा है ना 30 नंबर का, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में दो लैंग्वेज आती है और दो लैंग्वेज के अंदर आपके सेक्शन बटे होते हैं 15-15 नंबर के। 15 नंबर में आपके दो पैराग्राफ आते हैं और 15 नंबर में आपकी पेडागोजी आती है। तो जो 15-15 नंबर के सेक्शन के अंदर ये आपके दो पैराग्राफ देखने को मिलते हैं, जो टोटल मिलाकर 30 नंबर के बनते हैं आपके। तो किस प्रकार से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, किन गलतियों से आपको बचना है, वो एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं और कुछ आपके सामने पैराग्राफ मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा, जिसका आंसर आप लोग खुद से निकालोगे, ठीक है। देखिए, मैंने बता दिया पेपर आपका ऑफलाइन होगा। सबसे मजेदार बात यह है, आप लोगों को क्या होगा, जैसे पेपर मेरे सामने 20 अगस्त वाला, मैंने पैराग्राफ पढ़ा अच्छी तरीके से और पढ़ने के बाद उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा सीधा यहां पर आंसर लगा दिया। अब मुझे वापस पूरा पढ़ने के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी आंखों के सामने पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। तो ऑफलाइन पेपर का ये फायदा हो गया। दूसरा यार, इसके अंदर आपको ग्रामर नहीं पढ़नी, कि आप लोग इसके अंदर पूरी ग्रामर पढ़ने बन जाओ, ठीक है। अगर मैं 30 नंबर की बात करूं तो 30 नंबर में मान के चलिए कि आपके 6-7 नंबर आपके ग्रामर से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये 6-7 नंबर जो आपके बनते हैं, ये बनते हैं आपके बेसिक ग्रामर जो आपके एग्जाम में देखने को मिलती है, ठीक है। जिसके अंदर आपके उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेगा, संधि पूछ लेगा, समास पूछ लेगा, आपके अलंकार पूछ लेगा, या किसी शब्दों के बारे में पूछ लेगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इस प्रकार से पूछ लेगा। बट जो भी पूछेगा वो इन दो पैराग्राफ से आपको देखने को मिलते हैं, जो आपकी लैंग्वेज के अंदर देखने को आपको मिलते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब यार ये बेसिक ग्रामर आप लोग क्या काम कर सकते हो, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, 1 घंटे के अंदर आप लोग सीख जाओगे। पता है आप लोग क्या काम करना, आप लोग छुटते ही मेरे YouTube चैनल पर जब जाओगे तो YouTube चैनल पर यहां पर आप लोग देखना, ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इस प्लेलिस्ट के अंदर इस वाली वीडियो को देखना, सीटेट के नाम से मैंने बेसिक ग्रामर वाली वीडियो बनाई हुई है। चाहे आपके पास हिंदी हो, संस्कृत हो, या जो भी आप लोगों ने लैंग्वेज ले रखी हो, तो उसके अंदर ये आपको पूरी हेल्प करने वाली है, ये वाली बेसिक ग्रामर वाली वीडियो। और कितनी देर की है, लगभग 1 घंटे की है। उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास, अलंकार वगैरह ये सब मैंने इसके अंदर बताए हुए और ट्रिक के माध्यम से, ताकि कम टाइम में आपका सटीक आंसर देखने को मिल जाए। तो मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर अगर आपको सारी बेसिक ग्रामर पता हो जाए, इससे बढ़िया बात तो कुछ होगी नहीं, ठीक है। तो इसको देख लेना, 15 लाख लोगों ने इसको यहां पर देख रखा है। तो ये आपकी बेसिक ग्रामर की जो टेंशन थी वो यहां पर मैंने खत्म कर दी। अब बेसिक ग्रामर की तो भाई आपकी टेंशन खत्म हो गई, ठीक है। जो आपकी बेसिक ग्रामर है उसकी टेंशन खत्म हो गई और ग्रामर पूरी पढ़ने की अब आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। दोबारा इस बात को कह रहा हूं, ठीक। अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं आपके सामने पैराग्राफ के ऊपर बात कर लेता हूं। एक एक करके हम लोग यहां पर पैराग्राफ के क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके फिर आंसर करेंगे और आंसर आप लोग मेरे साथ में यहां पर देना। मैंने पेपर भी लिया हुआ है, ठीक है, तो मैं दोनों काम कर लूंगा। एक पेन ले लेता हूं यार, तो मैंने पेपर भी लिया हुआ है। तो आप लोग क्या काम करना, ऑफलाइन पेपर के अंदर आपको कैसे फील आएगा, हम लोग यहां पर पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके आंसर साथ के साथ यहां पर देंगे। तो चलो भाई, अब यहां पर आपकी बारी होती है, तो शुरुआत करते हैं अपने पैराग्राफ की, कि एग्जाम के अंदर आपको क्या करना होता है। दूसरी एक बात ये भी है, आप लोग गलती पता है क्या काम करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते। सोचते अरे यार ये तो हो ही जाएगा। यार जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करना। अभी मैं आपको 2 फ्री मॉक टेस्ट भी देने वाला हूं, ठीक है, नई साल पर आपको मिल जाएंगे, मेरी एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो जाएगी, वहां पर प्रैक्टिस करना। हालांकि ऑनलाइन होते हैं, लेकिन ऑफलाइन में भी आप लोग प्रैक्टिस क्या करो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे और बेसिक ग्रामर नहीं करोगे, तो देखो कितना बड़ा नंबर होता है, 30 नंबर, बहुत बड़े नंबर होते हैं, ठीक है। एग्जाम के अंदर देखो पास कराने में यही आपको पूरा रोल निभा देंगे, ठीक। तो चलिए भाई यहां पर शुरुआत कर लेते हैं और एक एक करके यहां पर इस चीज को पढ़ते हैं और देखते हैं आपके सामने क्या पैराग्राफ है और किसके बारे में कौन सी बात कही गई है। जरा एक एक करके नजर हम लोग यहां पर डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले काम क्या क्या करना है आपको, आपके सामने जैसे ही पेपर आ जाए,
पेपर आने के बाद जो आपके सामने पैराग्राफ दिया हुआ है, जो यहां पर मैंने प्रिंट किया हुआ है, तो आप इस पैराग्राफ को पहले अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आपको छूटते ये नहीं करना कि यार पैराग्राफ को दो दो बार पढ़ना है, तीन तीन बार पढ़ना है, चार चार पढ़ना है, ये वाला काम आपको नहीं करना। ठीक है, तो आप लोग क्या काम करा करिए कि या तो दो तरीके आपके पास है, या तो पैराग्राफ को शुरू से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन के जो है आंसर वो आप लोग निकालिए, बट दो बार आपको नहीं पढ़ना। या फिर आप लोग एक काम करिए, जो मैं ज्यादातर करता था, मैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर आ जाता था और उसके बाद फिर पैराग्राफ पढ़ता था। तो दोनों में से आपकी चॉइस है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप लोग यहां पर कर सकते हो। जैसे भाई मेरे सामने पैराग्राफ आ गया, ठीक है, एक गद्यांश मेरे सामने यहां पर आ गया, जो आपके 128 नंबर से यहां पर शुरू है। ठीक है, 128 से 135 तक के आपके सामने गद्यांश है। जरा इसको पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ू या पैराग्राफ पढ़ू, दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप लोग उसको कर लेना। ठीक है, चलो मैं पहले पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, और आप लोग क्वेश्चन अगर पढ़ना चाहते हो तो क्वेश्चन भी पढ़ लेना, बट पढ़ना सिर्फ एक बार है, दोबारा नहीं पढ़ना। पैराग्राफ में पढ़ता हूं। भारत में पर्व, उत्सव और मेलों की सदियों पुरानी परंपरा है। इनके जरिए ना सिर्फ संस्कृति समृद्ध होती है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत ताकत मिलती है। मणिपुर में एक महोत्सव होता है जिसका नाम है संगाई महोत्सव, वो आयोजित यहां पर किया गया। ठीक है, मणिपुर इतने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्धि से भरा ऐसा राज्य है कि हर कोई यहां एक बार जरूर आना चाहता है। तो संगाई महोत्सव जैसे आयोजन निवेशकों और इंडस्ट्री को भी आकर्षित यानी उसको अट्रैक्ट करते हैं। इस बार का जो आयोजन है वो पहले से और भी ज्यादा भव्य स्वरूप में सामने आया है, जो मणिपुर के लोगों की भावना और उनके जज्बे को दिखाता है। यह महोत्सव पहले इम्फाल तक ही सीमित रहता था, लेकिन इस बार यह पूरे राज्य यानी पूरे मणिपुर में इसका आयोजन यहां पर किया गया है। जब ऐसे आयोजनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जोड़ा जाता है, तभी इसकी पूरी क्षमता यहां पर आ पाती है। आपने चाहे क्वेश्चन पहले पढ़ा कि संगाई महोत्सव का आयोजन डैश में किया गया, ठीक है, तो ये आप लोग चाहे क्वेश्चन पढ़ लीजिए या पहले पैराग्राफ पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना सिर्फ एक बार है, ध्यान रखना। दूसरी बार पढ़ा तो दूसरी बारी में आप लोग आंसर तो सही दे दोगे, लेकिन आपका टाइम चला जाएगा और हमको टाइम मैनेजमेंट करना है अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो पैराग्राफ सामने है, एक बार पढ़ लिया तो आपको पता चल गया किसके बारे में बात करी जा रही है। यहां पर बात करी जा रही है त्योहारों की, बात करी जा रही है मेले की, बात करी जा रही है, और उसके संदर्भ में आपका संगाई महोत्सव है जो आपके मणिपुर के अंदर होता है। तो मणिपुर के एक महोत्सव की बात करी जा रही है। ठीक है, संगाई बेसिकली वहां का राज्य के पक्षी पशु होता है, तो उसी पर ही आपका मतलब ये महोत्सव होता है। चाहे आपको इसके बारे में पता हो या ना पता हो, हमें नहीं उससे मतलब, जो बात हमें पैराग्राफ में दी हुई है सिर्फ हमें वही जाननी है। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है कि संगाई महोत्सव का आयोजन डैश में किया गया। यार बड़ा सिंपल सा है, संगाई महोत्सव, कौन सा संगाई महोत्सव जैसे आयोजन, अरे ये वाली नहीं है मणिपुर में संगाई महोत्सव आयोजित किया गया। किसके अंदर? मणिपुर में संगाई महोत्सव आयोजित किया गया। तो आंसर क्या है? देखो यार कितना सिंपल पूछा है, थर्ड आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा, जो आपका मणिपुर होगा। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लड्डू सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। आगे आपके सामने दिया हुआ है कि भारत की जो परंपरा है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, वो आपको बताना है। संघर्ष, त्योहार, उत्सव या फिर मेले, बताओ कौन सा शामिल नहीं है। तब तक आप लोग आंसर बताइए, और आपको क्या काम करना है, जैसे पहला आपको मिल गया कि मणिपुर आंसर है, तो आप लोग पता है क्या काम क्या करो, जैसा आंसर मिल गया तो जो पहला आंसर आपको मिल गया और जिस भी लाइन में मिला तो वहां पर उसको टिक कर लेना। मणिपुर है तो इसको टिक कर लिया, या इस वाली लाइन में तो इसको टिक कर लिया, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये वाली लाइन तो मैंने पढ़ी थी। बाई चांस आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत पड़े, बाई चांस, तो आपको पता रह जाएगा कि यार ये चीजें तो मैंने पढ़ ली थी, यहां से मेरा आंसर निकल आया था, अब बाकी जगह से मेरा आंसर निकल कर नहीं आ रहा है। तो ये वाला काम आपको अपने इस पेपर के अंदर करना है। ठीक है, तो आप लोग यहां पर किसके साथ जा रहे हो भाई, जरा उसके बारे में आप लोग बताइए। ए के साथ जा रहे हो, संघर्ष। देखो बिल्कुल ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो भारत की परंपरा में, तो भारत में क्या होता है, भारत में पर्व, उत्सव और मेलों की सदियों पुरानी परंपरा है। किसकी है? पर्व, उत्सव और मेलों की, यानी कि पर्व, उत्सव और मेले, यानी त्योहार, उत्सव और मेले, ये तीनों आंसर ठीक है। ये गलत है, संघर्ष की नहीं है, और क्वेश्चन इसने नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव का आंसर पहला ही यहां पर आपके सामने ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए। ये क्या भेजा है भाई, सुपर चैट इन्होंने भेजा है, पूजा शर्मा सर आपकी पेड क्लास की वजह से मेरा सिलेक्शन बीपीएससी पीजीटी में हुआ है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है भाई, कांग्रेचुलेशन पूजा शर्मा। ठीक है, इनका सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी पीजीटी में, इनका हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं किसी भी बच्चों का जो सिलेक्शन हुए, अभी मैं किसी का इंटरव्यू नहीं डाल रहा हूं, एक एक करके आपके सभी का इंटरव्यू आएंगे, जो केवीएस में हुए, जो बीपीएससी में हुए, जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में हुए, सभी के एक एक करके आपके इंटरव्यू आएंगे। ठीक है, कांग्रेचुलेशन पूजा। ठीक है, अब तो आप सुपर चैट भेज रहे हो, पैसे भेज रहे हो सैलरी आनी अब आपकी जल्दी शुरू हो जाएगी। अगला पढ़ते हैं भाई आपके सामने, अगले के ऊपर नजर डालते हैं। मणिपुर डैश के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई मणिपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कला और कारीगरी के लिए, स्थानीय उद्योग के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, या फिर उत्सव महोत्सव के लिए? बताओ किसके लिए फेमस है मणिपुर? तो मैंने आपको बताया था कि मणिपुर इतने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक समृद्धि से भरा ऐसा राज्य है कि हर कोई यहां एक बार जरूर आना चाहता है, यानी इसके लिए फेमस है, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए। किसके लिए?
प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर किसके साथ जा रहे हो? आप लोग यहाँ पर थर्ड के साथ जा रहे हो। ठीक है, ठीक है भाई, वेरी गुड। ये तो आया हुआ है 20 को। भाई मैं वही पेपर ले रहा हूं जो आपका 20 अगस्त को पूछा गया है, इसलिए मैंने कोई दूसरा पेपर नहीं लिया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपके सामने क्या दिया हुआ है? संगाई महोत्सव के आयोजन डैश से किसको भी लाभ मिलता है? बताओ, जो संगाई महोत्सव होता है मणिपुर के अंदर, इससे किसको लाभ मिलता है? अर्थव्यवस्था को, सांस्कृतिक उत्सव को, विदेशी पर्यटन को, या फिर प्राकृतिक सौंदर्य को? बताओ सही आंसर क्या होगा। और मैंने बताया जो जो आंसर लगता जाए तो अपना पेन लेकर, एग्जाम में आपको पेन रहेगा तो पेन करते उसको टिक करते चले जाना, जो जो आंसर आपको इस पेपर के अंदर देखने को मिल जाए। बताओ भाई, इस महोत्सव से के आयोजन से किसको लाभ मिलता है? अभी मैंने यहां पर दिया हुआ था कि जो संगाई महोत्सव है, कौन सा है जो आपके सामने संगाई महोत्सव जैसे आयोजन है, ये निवेशकों और जो इंडस्ट्री होती है उसको आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो किससे लाभ मिलता है? इससे जो अर्थव्यवस्था होती है, चाहे वो आपकी मणिपुर की अर्थव्यवस्था हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, तो उनको यहां पर लाभ देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा। आप लोग यहां पर फर्स्ट के साथ जा रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। अगला यहां पर दिया हुआ है कि पहले और अब के महोत्सव के आयोजन में मूल अंतर क्या है? यानी जो आपका संगाई महोत्सव होता था तो उसमें अंतर इस बार क्या देखने को मिला है? पहले मणिपुर में, अब दक्षिणी भारत में, पहले इंफाल में, अब पूरे उत्तर पूर्व में, पहले केवल इंफाल में, अब पूरे राज्य में, पहले मणिपुर में, अब उत्तर भारत में। बताओ सही आंसर क्या होगा? मेन डिफरेंस क्या है? देखो, मेन डिफरेंस मैंने अभी पढ़ा था। ठीक है, और देखो मेरी भी मेमोरी कितनी शार्प है, मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, तो जज्बे को दिखाता है, ये रहा। यह महोत्सव पहले इंफाल तक ही सीमित रहता था, यानी जो मणिपुर की राजधानी है, आपकी कैपिटल है इंफाल, पहले उसी तक ही सीमित रहता था, लेकिन इस बार पूरे राज्य में इसका आयोजन किया गया। तो मेन डिफरेंस क्या है कि पहले केवल इंफाल में रहता था, अब पूरे राज्य में किया जाने वाला लगा ये आपका महोत्सव। तो आंसर यहां पर थर्ड यहां पर सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो? थर्ड के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक, आप लोग यहां पर जा रहे हो। अगला देखते हैं। देखिए, ये आ गया वही आपका बेसिक ग्रामर का क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा संधि पूछ लेगा, समास पूछ लेगा, उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेगा, अलंकार पूछ लेगा। ये सब वो बेसिक ग्रामर वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है, जो इसके अंदर मैंने यहां पर आपके सामने शेयर की हुई है। ये वाली बेसिक ग्रामर वाली जो आपकी वीडियो है, इसको आप लोग जरूर देख लेना। ये सब टॉपिक मैंने इसके अंदर आपके यहां पर कवर किए हुए। ठीक है, तो यहां पर जैसे इसने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, किसके बारे में पूछ लिया क्वेश्चन? इसने हमसे पूछा कि महोत्सव का संधि विच्छेद आपको करना है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजमा उत्सव? जी नहीं। ठीक है, महोजमा उत्सव तसव नहीं, महाजमा उत्सव क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? महाजमा उत्सव, यानी आ जमा ओ बराबर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। यानी कि बात करी जा रही है यहां पर आपके गुण संधि की बात करी जा रही है। ये बेसिक ग्रामर वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको संधियां इतने शॉर्ट ट्रिक से बताई हुई है कि आप लोग बहुत कम टाइम में, मतलब मैं कहूं कि सबसे कम टाइम में संधियां आप लोग निकाल लोगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संधि विच्छेद? क्या हो जाएगा महोत्सव का? महाजमा उत्सव। तो आंसर आपका थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग किसके साथ जा रहे हो? बिल्कुल ठीक, यहाँ पर आप लोग थर्ड के साथ जा रहे हो। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। अगला आपके सामने दे दिया, इत प्रत्यय का एग्जाम्पल क्या है? जो भी आपका सीटेट का एग्जाम होता है, या अगर मैं देखता हूं जो टीचिंग के जो आपके एग्जाम रहते हैं, तो उसमें उपसर्ग प्रत्यय जरूर आते हैं और बड़े आसान से होते हैं। सिंपल सी बात है, जो शब्दांश के शुरू में लग जाए वो आपका उपसर्ग, जो शब्दांश के बाद में जुड़ जाए वो आपका प्रत्यय, और शुरू में जुड़कर या लास्ट में लगकर जो आपके इसके अर्थ को बदल दे वही आपके ये उपसर्ग प्रत्यय होते हैं। अब इसने पूछा इत प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय कब लगता है? शब्दांश के बाद में लगता है। कोई भी शब्दांश रहता है उसके बाद में क्या लगता है? प्रत्यय लगता है, और शब्दांश के स्टार्टिंग में क्या लगता है? उपसर्ग लगता है। ठीक है, ये सब बेसिक ग्रामर वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है। ठीक है, यूट्यूब पर ही फ्री है भाई, देख लो। 1 घंटे के अंदर इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे वरना। तो बताओ, इत प्रत्यय का एग्जांपल है प्रकृति, इसके अंदर तो आ नहीं रहा। सांस्कृतिक इसके अंदर भी नहीं आ रहा। इकार है इसके अंदर। संस्कृति फिर नहीं आ रहा। आकर्षित क्या आ रहा है? आकर्षित, यानी कि यहां पर क्या आ रहा है? आकर्षित के लास्ट में इत आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? मूल शब्द क्या है इसके अंदर? आपका आकर्षण। आकर्षण से पहले आपका उपसर्ग क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है इसके अंदर आपका आ लगा हुआ है, और लास्ट में प्रत्यय क्या लगा हुआ है? आकर्षण प्लस इत, यानी कि आपका आकर्षित, तो ये आपका इत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। तो आंसर यहां पर फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। ये आपका उपसर्ग और प्रत्यय करने का तरीका था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, गलत दे रहे हो भाई आप प्रीताशु यादव, थर्ड नहीं है इसका, फोर्थ आंसर यहां पर ठीक है। जो सभी बच्चे सही दे रहे हैं वो उनका यहां पर आंसर सही है। आगे देखते हैं अगली बात क्या कहता है कि गद्यांश में किसकी क्षमता के सामने आने की बात कही गई है? इस पूरे गद्यांश में किसकी क्षमता की बात आगे आने की बात कही गई है? पढ़ना नहीं है, ध्यान से। ठीक है, एक और सुपर चैट भेजा है भाई। ठीक है, सर आज मेरी फर्स्ट सैलरी आई है, इसलिए आपको सुपर चैट द्वारा मैसेज किया, क्योंकि फर्स्ट सैलरी को पहला हक भगवान और गुरुजनों को होता है। अरे थैंक यू भाई पूजा। ठीक है, लेकिन 100 रुपये भेजा है, मुझे तो उम्मीद थी कम से कम जो है 10-20 हज़ार रुपये कुछ भेजते। ठीक है भाई, मजाक कर रहा हूँ पूजा। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मतलब इस प्रकार से सुपर चैट के माध्यम से देते हैं, क्योंकि मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता, दूर दूर सबकी पोस्टिंग होती है। तो थैंक यू भाई आप सभी लोगों का, जो आप लोग इतना प्यार देते हो, जॉब के बाद भी नहीं भूलते। ठीक है,
चलिए बात करते हैं। और अपने पेरेंट्स को दे देना पहली सैलरी, और किसी जरूरतमंद को जरूर देना, ठीक है। देखिए बताओ गद्यांश में किसकी क्षमता के सामने आने की बात कही गई है। मैंने आपको बताया हुआ था कि जब ऐसे आयोजनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जोड़ा जाता है तब इसकी पूरी क्षमता सामने आती है। तो स्थानीय कलाओं की क्षमता, महोत्सव की, मणिपुर की या सांस्कृतिक समृद्धि की। बताओ आप लोग यहाँ पर किसके साथ जा रहे हो? आप लोग जा रहे हो बी सेकंड के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके महोत्सव की क्षमता सामने आने की बात कही गई है, तो आंसर आपका सही हो जाएगा। ये बताया मैंने आपको, जो पेपर के अंदर आपको गद्यांश दिया हुआ था, किस प्रकार से आपको गद्यांश करना होता है। तो आई होप आप लोग ये गद्यांश के बारे में समझ गए होंगे, जो सभी चीजें मैंने इसके अंदर आपको गद्यांश के अंदर बताई है। अब हम बात कर लेते हैं काव्यांश की, बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं काव्यांश की, बात करते हैं। यानी आपके एग्जाम के अंदर इस प्रकार की पोएट्री यानी कविता आपको देखने को मिलती है। तो दो लैंग्वेज आप लोग लेते हो, तो दोनों के अंदर एक गद्यांश यहां पर आएगा, एक गद्यांश दूसरी लैंग्वेज के अंदर आएगा, यानी पैराग्राफ आएगा। एक काव्यांश यहां पर आएगा, दूसरा काव्यांश दूसरे के अंदर आएगा। अब जरा इसको ऊपर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। तो गद्यांश तो हमारा हो गया, और ये रहा काव्यांश जो मैं आपके सामने दिखाता हूं, जो इस एग्जाम के अंदर पूछा गया था। अच्छा, इसी की दूसरी लैंग्वेज के अंदर ही आपके सामने है, वो पूछा गया था। ले खोलिए सौरभ इसको, काव्यांश को खोलिए वाला जो नारी वाला लिखा हुआ है, ठीक है। सौरभ खोलता है तब तक। देखो काव्यांश आपके सामने आ गया, इसमें भी सेम वही करना है। काव्यांश को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना, समझ लेना, और उसके बाद आंसर आपको देना है। अब देखिए यहाँ पर काव्यांश को पढ़कर आंसर देना है। 115 से लेकर 120 तक में आपके क्वेश्चन दिए हुए। पहले काव्यांश पढ़ते क्या कहता है। आया समय उठो तुम नारी, ठीक है। चलो नारी, जो जो वीडियो देख रही है नारी, आप लोग उठ जाइए, ये वाली बात इसमें कह रहा है। अगर नहीं उठोगे तो दिक्कत हो जाएगी। युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर ना समझो नारियों, अपने को कमजोर मत समझो, खड़ी हो जाओ, ठीक है। जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो। तो यहां पर आप लोग समझ गए किसके बारे में बात करी जा रही है। यहां पर नारियों के बारे में बात करी जा रही है, उनके यहां पर अधिकार की, उनके यहां पर ताकत की यहां पर बात करी जा रही है। तो ये बात आपका जो काव्यांश है, ये किसके ऊपर दिया हुआ है? नारियों के ऊपर आपका दिया हुआ है, ठीक है। आई होप जितनी भी नारी होगी वो यहां पर खड़ी हो गई होंगी, ठीक है। तो अब आप लोगों को बताना है एक एक करके, इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है पहले आपके सामने क्वेश्चन कि कविता का मुख्य स्वर क्या है। क्या है कविता का मुख्य स्वर, वो आपको बताना है। क्या गौरव गाथा की बात हो रही है, युग निर्माण की बात हो रही है, स्त्री शक्ति की बात हो रही है, या स्वतंत्रता की बात हो रही है? बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इतने तो पेपर देख रहा है, इतने तो मैं एग्जाम में खत्म कर देता इसे। अभी तक नहीं मिला तुझे, बताओ सही आंसर क्या होगा इसके अंदर आपका। किसकी बात हो रही है? कविता का मुख्य स्वर क्या है, किसके बारे में कह रहा है कविता का मुख्य स्वर? स्त्री शक्ति के बारे में कह रहा है। किसकी स्त्री शक्ति के बारे में कह रहा है कि अब समय आ गया है, उठ जाओ तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें अब करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर बनना है, ठीक है। आजादी की जो नींव खुद गई है, तुम्हें भी अपना वहां पर प्रगति का पत्थर यहां पर रखना है। तो उठ जाओ, खड़ी हो जाओ, और अपने को कमजोर बिल्कुल मत समझो, ठीक है। जो भी आपका घर वाला है तोड़ फोड़ दो उसको अच्छी तरीके से। मजाक कर रहा हो, कभी सही में वाला काम करो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते सामने अपनी स्क्रीन पर। मतलब ये ऐसा भाव है जो यहाँ पर एक कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ताकि यहाँ पर नारी शक्ति को यहाँ पर दिखाया जा सके, उनको प्रोत्साहित यहाँ पर किया जा सके, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपके सौरभ जी ने निकाल दिया है, ये रहा आपके सामने, ये जो आपका काव्यांश दिया हुआ है, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें यहाँ पर करना है। इसके अंदर तो आप लोग पढ़ गए और समझ लिया आपको क्या है। अब देखते हैं कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका डैश है। क्या उनकी भूमिका औसत है, संज्ञान योग्य है, नगण्य है, या फिर आपकी अप्रासंगिक है? बताओ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका क्या होगी? क्या दोबारा से इसको पढ़ोगे? नहीं पढ़ने की जरूरत है। औसत नहीं है उनकी, ठीक है। संज्ञान योग्य है। कैसी भूमिका है? संज्ञान योग्य है, जानने लायक है, ठीक है, कि क्या क्या उनके अंदर आपकी क्षमता होती है। नगण्य नहीं है आपकी, यानी तुच्छ, ठीक है, कमी ये नहीं है आपकी। अप्रासंगिक नहीं है, प्रासंगिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञान योग्य। सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं भाई, अगला पढ़ते हैं। अगला देखिए क्या दिया हुआ है। स्त्री के लिए किस विशेषण का यहां पर प्रयोग नहीं किया गया है? यहां पर एक विशेषण की बात हो रही है, ठीक है। तो बताओ किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया, यानी जो इसकी विशेषता नहीं बता रहा हूं, विशेषण की बात करी जा रही है, ठीक है। तो सबला, नींव, अबला या गौरव? बताओ बताओ नारियों, जितनी भी आप लोग नारी वीडियो देख रही हो, क्या आप लोग सबला हो या अबला हो? बताओ, या तबला हो, ठीक है। इनमें से आप लोग बताइए क्या होगे। तबला लड़के होंगे यहाँ पर नारी नहीं होगी, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, कौन चीज की विशेषता का यहां पर आपका एग्जाम्पल नहीं है, विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए नारी आपकी अबला नहीं हो सकती, यानी अबला का मतलब है जिसके अंदर इच्छा शक्ति यानी ताकत नहीं है, जिसके अंदर बल नहीं है कुछ भी करने का। तो यहां पर दिया हुआ है कि तुम अपने को कमजोर मत समझो बिल्कुल भी, ठीक है। अब समय आ गया, तुम उठ जाओ और युग निर्माण अब तुम्हें करना है। तो यहां पर जो नारी है वो अबला ना तो पहले थी, ना अब है, और ना ही आगे रहेगी, ठीक है। तो नारी आपकी क्या होती है? सबला होती है।
मजबूत होती है, इच्छा शक्ति होती है, बल होता है उनके अंदर किसी काम को करने के लिए, ठीक है। नींव बढ़ने वाली होती है। नींव किसके अंदर बढ़ती है? आपकी जो नारी होती है वो आपके सामने आजादी की खुद ही नींव में, ठीक है। तुम्हें प्रगति पत्थर बनना है। और यहां पर गौरव की बात करी जा रही है, तो नारिया अबला नहीं है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए, नारिया सबला है। तो जितनी भी सबला नारी है, तो यहां पर आंसर आपका सबला नारी हो जाएगा। तो ठीक है, सबला नारियों, और यहां पर जो तबला लड़के हैं वो समझ गए होंगे, ठीक। अगला देखते हैं आपके सामने, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? बताओ, जो स्त्री की निर्माणकारी शक्ति की बात करी जा रही है, इस कविता की किस पंक्ति में है? युग निर्माण तुम्हें करना है, जो यहां पर दिया हुआ है, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव की बात हो रही है, आजादी की खुदी नींव की बात हो रही है। जननी हो संपूर्ण जगत की, जननी हो संपूर्ण जगत की, या फिर कमजोर ना समझो, या फिर कमजोर ना समझो। बताओ किस पंक्ति में वाली बात कही जा रही है जिसमें स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव है, ताकि स्त्री भी अपना जो योगदान है वो देश के भविष्य के अंदर दे सके, समाज के लिए दे सके, अपनी शक्ति को पहचान सके। तो किसके अंदर ये वाली बात कही जा रही है? आप लोग बताइए किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो, ठीक है। आप लोग ए के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है। निर्माणकारी शक्ति की बात हो रही है, तो किसका निर्माण करना है? युग निर्माण तुम्हें करना है, युग का निर्माण करना है। तो यहां पर निर्माणकारी जो शक्ति का भाव है, आपका आंसर यहां पर फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आप लोग यहां पर जा रहे हो, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला आपके सामने दिया हुआ है कि कविता के अनुसार स्त्री को क्या किया हुआ है? क्या गौरव गान करते रहना होगा, ठीक है, या फिर पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा? ये नारियों से पत्थर भरवाने की बात कर रहा है, ठीक है। या स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, या फिर जननी के रूप में ही रहना होगा? बताओ यहां पर जो कविता के अनुसार है, जो स्त्री है, किसकी बात कही जा रही है, ठीक है। आप लोग इसका सही आंसर बताइए, किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो, ठीक है। अरे भाई मतलब पत्थर भरवाने का, ये लड़के भाई देखो क्या क्या आंसर दे रहे हैं ये लड़कों के खतरनाक कमेंट आ रहे, कह रहे पत्थर भरने का कार्य करना करेगा। अबे लड़कियां, नारी सिर्फ पत्थर भरने का काम करेगी, तुम कर दो पत्थर भरने का काम। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए, किसके साथ जा रहे हो? थर्ड के साथ जा रहे हो। अब सही आए, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। कविता के अनुसार स्त्री को स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, मतलब नारियों की बात आई तो लड़के यहां पर अपोजिट चल दिया भाई आपके, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा इस आपके काव्यांश के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं। अगला आपके सामने दिया हुआ है कि जननी हो संपूर्ण जगत की डैश में आपका जो यहां पर दिया हुआ है कि जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो, ठीक है। तो डैश पंक्ति में कौन सा अलंकार दिया हुआ है? अब आपको अलंकार बताना है, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, या फिर यमक अलंकार। तो ये सब अलंकार के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो बताइए यहां पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, किसके साथ यहां पर आप लोग जा रहे हो, ठीक है। आप लोग यहां पर जा रहे हो ए के साथ यहां पर आप लोग जा रहे हो, ठीक है। संपूर्ण वाली क्लास स्टार्ट हो गई है सर, नहीं कल से होगी, ओ सॉरी परसों से होगी संपूर्ण वाली, ठीक है। परसों से होगी जो आपकी संपूर्ण क्लास वाली, जितने जो आपके सब्जेक्ट की क्लास है वो आपकी परसों से होगी। और 7 तारीख को, 7 जनवरी को आपकी मैराथन रहेगी, जो आपकी सीडीपी की है, जो आपकी मैराथन रहेगी, ठीक है। परसों से आपको संपूर्ण वाली शुरू हो जाएगी, ठीक है। बताओ भाई कौन सा अलंकार है इसके अंदर, किस अलंकार के साथ जा रहे हो? आप लोग ए के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है। अनुप्रास अलंकार के साथ जा रहे हो। जननी में जा गया, जगत में जा गया, जहां पर वर्ण की आवर्ती बार बार हो, बार बार रिपीटेशन हो, तो आपका अनुप्रास अलंकार होता है। फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ये जितनी भी अलंकार है आप लोग वो बेसिक जो मैंने बताई हुई है वीडियो, इसको देख लेना। इसके अंदर मैंने आपको ये जो बेसिक ग्रामर के अंदर चीजें बताई हुई है, ये सब इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर आपको किस किस प्रकार से चीजें करनी होती है। तो ये आपके सामने देखो पेपर दिया हुआ था, ये आपके सामने पेपर है। मैंने इसके अंदर आपको एक काव्यांश भी बता दिया, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहां पर आपको गद्यांश भी बता दिया, जो आपको 20 अगस्त वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिला था। और ये दोनों के दोनों जो आपके टोटल बन जाते हैं ना, टोटल मैंने बता दिया कि टोटल आपके 30 नंबर बनते हैं। एक लैंग्वेज के अंदर 15 नंबर आते हैं, दूसरी लैंग्वेज जो आपने लिया उसके अंदर 15 आते हैं, और 30 नंबर फ्री के नंबर है। बस आपको प्रैक्टिस इनकी अच्छी खासी करनी है, कम से कम 5-6 अपने पैराग्राफ लगा के देख लीजिए, और बेसिक ग्रामर वाली वीडियो देख लीजिए। आप लोग 30 में से अगर 2-3 नंबर भी कट गए, तो मैं ये कह रहा हूं कि 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए। बहुत बड़ा वेटेज होता है अपने आप में 25 नंबर का, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी ये वीडियो थी, यहाँ पर ये वीडियो हमारी यहाँ पर खत्म होती है। और आज की वीडियो के अंदर मुझे यही पैराग्राफ के माध्यम से आपको बताना था। बाकी अगर आपको ये प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो पैराग्राफ है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और वरना मैं आपको नई साल पर आपको 2 मॉक टेस्ट दूंगा ही फ्री में, उस पर भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। बट वो ऑनलाइन है, उसके अंदर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों के पास पेपर हो या PYQ हो तो ऐसे आप लोग कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर मुझे यही बताना था। अगर आपका जो स्कोर है, स्कोर जितना हुआ है वो मुझे बता दीजिए। और फिर कल हम लोग मिलेंगे अपनी क्लास के अंदर 8 PM, ठीक है। कल हमारी क्लास होगी और उसके बाद से यानी परसों से हमारी संपूर्ण वाली क्लास शुरू हो जाएगी, जो संपूर्ण के नाम से हमारी क्लास शुरू होने वाली है, परसों से हो जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सामने अब कुछ धमाकेदार ये चीजें आने वाली है जो आपके एग्जाम तक आपको मैं देता रहूंगा यूट्यूब पर फ्री में ही, ठीक है। चलिए भाई, और कोई सवाल है तो आप लोग यहाँ पर पूछ लीजिए, ठीक है।
वेरी गुड भाई, 15 में से 14 आए रीमा के, ठीक है भाई आपके। अच्छा 15 में थे आकांक्षा कुमारी के पूरे, 15 में से 15 आए हैं, ठीक है। सराज 34,000 लाइव चला गया, हाँ भाई देखो क्लास खत्म होगी अभी भी आप लोग 34,000 लाइव पर हो, ठीक है। इसका मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो अपनी मैराथन क्लास रहेगी, 7 जनवरी को मैराथन क्लास रहेगी, उसमें हम लोग अपना 1 लाख को जरूर पार कर जाएंगे, ठीक है। सीडीपी वाली मैराथन क्लास के अंदर उसका पूरा उम्मीद मुझे आप लोगों से जरूर है, ठीक है। तो छोटी भी क्लास है क्योंकि पैराग्राफ ही आपको बताए थे। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलता हूं आप लोगों से 8 बजे। आई होप आपको पैराग्राफ करने का तरीका पता चल गया होगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बेसिक ग्रामर वाली वीडियो देख लीजिए, 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। ये चीज आपको करनी है। चलिए कल मिलता हूं आप लोगों से 8 बजे, तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना। गुड नाइट, टेक केयर।